आप धरती के नेचर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि धरती एक सॉलिड बॉल है, जैसे क्रिकेट बॉल होती है, या फिर एक हॉलो बॉल जिसके बाहर एक मोटा रॉक का कवर होता है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं? क्या आपने कभी टीवी पर किसी वॉल्केनिक eruption यानी आग के पहाड़ की फोटो या वीडियो देखी है? क्या आप याद कर सकते हैं कि उसमें कैसे हॉट मोल्टन लावा, धुआं, आग और मैग्मा वॉल्केनो की क्रेटर से निकलता है? धरती के इंटीरियर यानी अंदर के भाग को हम सिर्फ इनडायरेक्ट क्लूज से ही समझ पाए हैं, क्योंकि ना तो कोई वहां गया है और ना ही वहां जा सकता है। जो भी आज हमें धरती के सरफेस का शेप दिखाई देता है, वो अंदर चलने वाले प्रोसेसेस का रिजल्ट है। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक दोनों प्रक्रियाएं कांस्टेंट काम करती रहती हैं और लैंडस्केप को शेप देती रहती हैं। किसी रीजन के फिजियोग्राफी को तब तक सही से समझा नहीं जा सकता जब तक हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस का ध्यान ना दें। इंसान की जिंदगी भी रीजन के फिजिकल फीचर से काफी इन्फ्लुएंस्ड होती है। इसलिए जरूरी है कि हम उन फोर्सेस को समझें जो लैंडस्केप बनाने में काम करती हैं। अगर हमें यह समझना है कि अर्थक्वेक क्यों आता है या सुनामी वेव्स कैसे बनती हैं, तो हमें धरती के इंटीरियर के बारे में कुछ डिटेल जरूर जाननी होंगी। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि धरती के मटेरियल्स अलग अलग लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्रस्ट से लेकर कोर तक। अब यह जानना इंटरेस्टिंग होगा कि साइंटिस्ट ने इन लेयर्स के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और इनकी क्या खासियत है। यही सब कुछ इस चैप्टर में समझाया गया है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। धरती का रेडियस लगभग 6378 किलोमीटर है। कोई भी इंसान धरती के सेंटर तक नहीं जा सकता, ना ही वहां ऑब्जर्वेशंस या सैंपल ले सकता है। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि अंदर क्या है और किस टाइप का मटेरियल वहां होता है। तो इसका जवाब है, हमारा ज्यादातर ज्ञान एस्टिमेट्स और इन्फ्रेंसेस पर बेस्ड होता है, लेकिन एक हिस्सा हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और मटेरियल एनालिसिस से भी मिलता है। डायरेक्ट सोर्सेस। सबसे आसानी से मिलने वाला सॉलिड अर्थ मटेरियल है सरफेस पर मिलने वाले रॉक्स या माइनिंग एरिया से मिलने वाले पत्थर। जैसे कि साउथ अफ्रीका के कुछ गोल्ड माइंस 3-4 किलोमीटर तक गहरे हैं, लेकिन इससे ज्यादा अंदर जाना मुश्किल है, क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है। माइनिंग के अलावा साइंटिस्ट ने कुछ बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स किए हैं ताकि धरती के क्रस्ट के अंदर के कंडीशन को समझा जा सके। ऐसे ही 2 बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे गहरा ड्रिल कोला रीजन में किया गया है, जो आर्कटिक ओशन के पास है। ये ड्रिल अब तक लगभग 12 किलोमीटर की गहराई तक गया है। इन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए जो मटेरियल कलेक्ट हुआ है, उसके एनालिसिस से हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। एक और डायरेक्ट सोर्स है वॉल्केनिक eruption। जब भी मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आता है ड्यूरिंग eruption, तो उस मोल्टन मटेरियल को हम लेबोरेटरी में एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि ये मैग्मा किस गहराई से आया है। इनडायरेक्ट सोर्सेस। जब हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इनडायरेक्टली एनालाइज करते हैं, तब हमें धरती के इंटीरियर के बारे में काफी कुछ पता चलता है। माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि डेंसिटी भी गहराई के साथ इंक्रीज होती है। साइंटिस्ट ने धरती की टोटल थिकनेस को जानकर अलग अलग डेप्थ्स पर टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी के अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज एस्टिमेट किए हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के डिटेल्स धरती के हर लेयर के रेफरेंस में आगे चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं। मिटियोर्स यानी उल्कापिंड। एक और सोर्स है मिटियोर्स, जो कभी कभी धरती पर गिरते हैं। लेकिन याद रखें कि मिटियोर्स से मिलने वाला मटेरियल डायरेक्टली धरती के इंटीरियर से नहीं आता। हाँ, लेकिन मिटियोर्स का मटेरियल और स्ट्रक्चर धरती के जैसा ही होता है। ये भी सॉलिड बॉडीज हैं जो उन मटेरियल से बने हैं या उन मटेरियल्स के जैसे ही हैं जिनसे हमारा प्लेनेट बना है। इस वजह से मिटियोर्स को भी धरती के इंटीरियर के बारे में एक इनडायरेक्ट सोर्स माना जाता है। अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सीस्मिक एक्टिविटी। ग्रेविटेशन जी। ग्रेविटेशन का फोर्स हर जगह सेम नहीं होता। ये पोल्स के पास ज्यादा और इक्वेटर के पास कम होता है। इसका रीजन है कि इक्वेटर से धरती के सेंटर तक की डिस्टेंस पोल्स से ज्यादा होती है। ग्रेविटेशन वैल्यू मटेरियल के मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। जब किसी एरिया में मास का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, तो ग्रेविटी के एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंस मिलता है। इस डिफरेंस को ग्रेविटी एनॉमली कहते हैं। ग्रेविटी एनॉमलीज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि धरती के क्रस्ट के अंदर मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मैग्नेटिक सर्वे। मैग्नेटिक सर्वे से क्रस्ट के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझा जा सकता है। इससे भी हमें मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इन्फो मिलती है। सीस्मिक एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स। अब बात करते हैं सीस्मिक एक्टिविटी की, जो कि धरती के इंटीरियर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। अर्थक्वेक यानी भूकंप। अर्थक्वेक का मतलब है धरती का हिलना। ये एक नेचुरल इवेंट है। जब भी धरती के इंटीरियर में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एक वेव्स क्रिएट करती है। अर्थक्वेक क्यों आती है? जब क्रिस्टल रॉक्स के बीच में एक फॉल्ट होती है, यानी एक तीखी दरार, तो उनमें मूवमेंट होने लगता है।
लेकिन सरफेस के ऊपर के रॉक लेयर्स उन्हें प्रेशर डाल के रोक लेती हैं। इससे फ्रिक्शन होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये फ्रिक्शन ओवरकम हो जाता है तो रॉक्स एकदम से मूव कर जाते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी सब डायरेक्शंस में वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जहां से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। सरफेस पर जो पॉइंट फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ये पॉइंट सबसे पहले वेव्स फील करता है। अर्थक्वेक वेव्स। नेचुरल अर्थक्वेक्स सिर्फ लिथोस्फीयर में ही होते हैं। लिथोस्फीयर मीन्स धरती की वो लेयर जो सरफेस से लगभग 200 किलोमीटर तक होती है। जो इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एक कर्व बनाता है जिसमें वेव पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे कि फिगर 3.1 में दिखाया गया है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स दो प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। 1. बॉडी वेव्स। ये वेव्स एनर्जी के रिलीज होने पर फोकस से निकलती हैं और धरती के बॉडी के थ्रू सब डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं, इसलिए इनका नाम बॉडी वेव्स है। जब ये वेव्स सरफेस रॉक्स से इंटरैक्ट करती हैं तो एक नई टाइप की वेव्स बनती हैं, जिसे कहते हैं सरफेस वेव्स। जैसे जैसे वेव्स डिफरेंट डेंसिटी वाले मटेरियल्स से गुजरती हैं उनकी वेलोसिटी चेंज होती है। मटेरियल जितना डेंस होगा वेव उतनी फास्ट चलेगी। उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, या तो रिफ्लेक्ट करती हैं या रिफ्रैक्ट करती हैं। 2. टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, पी एंड एस वेव्स। पी वेव्स, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये सबसे पहले सरफेस पर आती हैं। ये साउंड वेव्स जैसी होती हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं। एस वेव्स, इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये थोड़ा टाइम लगाकर सरफेस तक पहुंचती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, एस वेव्स सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रैवल कर सकती हैं। ये प्रॉपर्टी साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का आइडिया मिलता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वेव्स का वापस मुड़ जाना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है वेव्स का डायरेक्शन बदल जाना। इन वेरिएशंस को सीस्मोग्राफ के रीडिंग से समझा जाता है। सरफेस वेव्स, ये वेव्स सबसे लास्ट में सीस्मोग्राफ पर अपीयर होती हैं, और यही वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये रॉक्स को डिस्प्लेस कर देती हैं, जिस वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं। प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अलग अलग टाइप की अर्थक्वेक वेव्स अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती हैं। जब ये वेव्स प्रोपगेट करती हैं तो जिनके थ्रू ये गुजरती हैं उनके रॉक्स के बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। पी वेव्स की वाइब्रेशन पैरेलल होती है वेव के डायरेक्शन के अलोंग। इस वजह से मटेरियल पर प्रेशर पड़ता है वेव के डायरेक्शन में, जिससे मटेरियल में डेंसिटी डिफरेंस आता है। कभी स्ट्रेच होता है, कभी स्क्वीज। बाकी तीनों वेव्स की वाइब्रेशन वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। एस वेव्स की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन होती है, लेकिन वर्टिकल प्लेन में। इससे मटेरियल में ट्रफ्स और क्रेस्ट्स बनते हैं। सरफेस वेव्स सबसे ज्यादा डैमेजिंग होती हैं। इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन। जब अर्थक्वेक होता है तो उसकी वेव्स सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड हो जाती हैं, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे होते हैं जहां वेव्स रिकॉर्ड ही नहीं होती, उन्हें कहते हैं शैडो जोन। हर अर्थक्वेक के लिए शैडो जोन अलग होता है। फिगर 3.2a और b में p और s वेव्स के शैडो जोन्स दिखाए गए हैं। सीस्मोग्राफ जो एपिसेंटर से 105 डिग्री के अंदर होते हैं वो p और s दोनों वेव्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जो सीस्मोग्राफ्स 145 डिग्री के बाद होते हैं वो सिर्फ p वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, s वेव्स को नहीं। तो 105 से 145 के बीच का एरिया बन जाता है शैडो जोन, जहां कोई वेव प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं होती। पूरा एरिया 105 के बाद एस वेव्स को रिसीव ही नहीं करता। इस वजह से एस वेव्स का शैडो जोन पी वेव से ज्यादा बड़ा होता है। पी वेव्स का शैडो जोन एक बैंड की तरह होता है जो 105 से 145 के बीच में पड़ता है। एस वेव्स का शैडो जोन नॉट ओनली बड़ा होता है बल्कि यह धरती के सरफेस के 40% से ज्यादा एरिया को कवर करता है। अगर आपके पास एपिसेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन है तो आप खुद भी शैडो जोन ड्रॉ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। 1. टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ये सबसे कॉमन होते हैं जब रॉक्स फॉल्ट लाइन के अलोंग स्लाइड करते हैं। 2. वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। ये एक स्पेशल कैटेगरी के टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं, लेकिन ये एक्टिव वोल्केनो एरियाज में ही होते हैं। 3. कोलैप्स अर्थक्वेक्स। माइनिंग एरियाज में जब अंडरग्राउंड माइन की छत गिर जाती है तो माइनर ट्रेमर्स फील होते हैं, इन्हें कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। 4. एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। कभी कभी केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइसेस के एक्सप्लोजन से भी ग्राउंड शेक करता है, ये एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहलाते हैं। 5. रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। बड़े रिजर्वायर्स के आसपास जब अर्थक्वेक होते हैं तो उन्हें रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। मेजरिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड स्केल, इसे रिक्टर स्केल कहते हैं। ये बताता है कि अर्थक्वेक में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ये 0 से 10 तक नंबर्स में मेजर किया जाता है। इंटेंसिटी स्केल, इसे मर्केली स्केल कहते हैं, इटालियन साइंटिस्ट मर्केली के नाम पर। यह विजिबल डैमेज के बेसिस पर मेजर करता है। इसका रेंज होता है 1 से 12। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एक नेचुरल हैजार्ड है। इसके कुछ इमीडिएट हैजार्डस इफेक्ट्स ये हैं: ग्राउंड शेकिंग।
डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंडस्लाइड्स और मड स्लाइड्स, सॉइल लिक्विफैक्शन यानी जमीन का लिक्विड जैसे बन जाना, ग्राउंड लर्चिंग यानी जमीन का अचानक हिलना, एवलांचेस यानी बर्फ के पहाड़ों में गिरने वाली बर्फ, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट यानी जमीन का शिफ्ट हो जाना, डैम या लेवी टूटने से फ्लड, फायर्स, बिल्डिंग्स का गिर जाना, चीजें गिरना, सुनामी। पहले 6 इफेक्ट्स का डायरेक्ट रिलेशन लैंडफॉर्म से होता है और बाकी के इफेक्ट्स लोगों की जिंदगी और प्रॉपर्टी के लिए थ्रेट बनते हैं। सुनामी का इफेक्ट तभी होता है जब अर्थक्वेक का एपिसेंटर ओशन के नीचे हो और मैग्नीट्यूड काफी हाई हो। नोट: सुनामी खुद एक अर्थक्वेक नहीं होता है, बल्कि ट्रेमर्स से बनी वेव होती है। चाहे अर्थक्वेक सिर्फ कुछ सेकंड्स का हो, पर अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 से ज्यादा हो तो उसके इफेक्ट्स काफी डेवेस्टेटिंग होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस। अर्थक्वेक एक नेचुरल हैजार्ड है। अगर हाई मैग्नीट्यूड का ट्रेमर आए तो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन धरती के सभी रीजन्स में मेजर अर्थक्वेक्स नहीं होते। इस टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन अगले चैप्टर में किया जाएगा, जिसमें अर्थक्वेक और वोल्केनोस का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन समझाया जाएगा। एक बात याद रखें, 8+ मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक रेयर होते हैं। ये 1-2 साल में एक बार होते हैं, जबकि छोटे ट्रेमर्स हर मिनट कहीं ना कहीं होते रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट धरती का सबसे आउटर सॉलिड लेयर है। ये ब्रिटल नेचर का होता है, यानी आसानी से टूट सकता है। इसकी थिकनेस अलग अलग जगह पर अलग होती है, जैसे कि ओशियनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में पतला होता है। ओशन के नीचे क्रस्ट की एवरेज मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई अराउंड 30 किलोमीटर होती है। जहां बड़े माउंटेन सिस्टम्स होते हैं, वहां क्रस्ट की थिकनेस और भी मोटी हो जाती है, जैसे कि हिमालयन रीजन में क्रस्ट की थिकनेस लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। द मैंटल। क्रस्ट के बाद जो अंदर का पार्ट होता है उसे मैंटल कहते हैं। ये मोहोज डिस्कंटिन्यूटी से लेकर लगभग 2900 किलोमीटर डेप्थ तक एक्सटेंड करता है। मैंटल का अपर पार्ट एस्थेनोस्फेयर कहलाता है, जिसका मतलब होता है वीक या कमजोर लेयर। ये जोन लगभग 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। यही मेन सोर्स होता है मैग्मा का, जो कभी कभी वोल्केनिक इरप्शन के टाइम सरफेस तक पहुंचता है। क्रस्ट और मैंटल का जो सबसे अपर पार्ट होता है मिलकर लिथोस्फेयर बनाते हैं, जिसका थिकनेस 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक हो सकता है। एस्थेनोस्फेयर के नीचे वाला मैंटल का हिस्सा सॉलिड स्टेट में होता है और इसे लोअर मैंटल कहा जाता है। द कोर। साइंटिस्ट्स ने अर्थक्वेक वेव्स के हेल्प से धरती के अंदर एक और लेयर का पता लगाया है, जिसे हम कोर कहते हैं। मैंटल कोर बाउंड्री लगभग 2900 किलोमीटर डेप्थ पर होती है। कोर के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। कोर का मटेरियल काफी हैवी होता है और मोस्टली निकल और आयरन से बना होता है। इस वजह से इसे नीफे लेयर भी कहा जाता है, Ni फॉर निकल और Fe फॉर आयरन। वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। आपने कई बार टीवी या फोटो में वोल्केनोज देखे होंगे। वोल्केनो एक ऐसी जगह होती है जहां से गैसेस, ऐश और मोल्टन रॉक मटेरियल, जिसे लावा कहते हैं, सरफेस तक पहुंचता है। अगर कोई वोल्केनो रिसेंट पास्ट में या अभी भी मटेरियल रिलीज कर रहा है तो उसे एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे जो मैंटल होता है उसकी डेंसिटी क्रस्ट से ज्यादा होती है। मैंटल में एक वीकर जोन होता है जिसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। यहीं से मोल्टन मटेरियल सरफेस तक पहुंचता है। जब ये मोल्टन मटेरियल मैंटल के अपर रीजन में होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये क्रस्ट के पास या सरफेस पर पहुंचता है तो इसे लावा कहते हैं। जब लावा ग्राउंड तक पहुंचता है तो उसके साथ कुछ और चीजें भी निकलती हैं, जैसे कि पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वोल्केनिक बॉम्ब्स, ऐश और डस्ट, गैसेस जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स और थोड़ी सी क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन भी होती है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनोज को उनके इरप्शन के नेचर और सरफेस पर बनने वाले फॉर्म के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। शील्ड वोल्केनोज। ये सबसे बड़े वोल्केनोज होते हैं, मोस्टली बेसेल्टिक लावा से बने होते हैं, जो इरप्ट होने पर बहुत ही फ्लूइड होता है। इस वजह से ये ज्यादा स्टीप नहीं होते। ये तभी एक्सप्लोजिव बनते हैं जब इनके वेंट में पानी पहुंच जाता है। नॉर्मली ये लो एक्सप्लोजिविटी वाले होते हैं। जब लावा फाउंटेन की तरह निकलता है तो ऊपर कोन बन जाता है, जिसे सिंडर कोन कहते हैं। हवाईयन वोल्केनोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कॉम्पोजिट वोल्केनोज। इनमें कूलर और विस्कस लावा निकलता है, जैसे कि एंडेसाइट लावा। ये एक्सप्लोजिव इरप्शन के लिए जाने जाते हैं। इनमें लावा के साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स और ऐश भी सरफेस तक पहुंचते हैं। ये सब वेंट के आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं और लेयर्स बना देते हैं। इस वजह से इन्हें कॉम्पोजिट वोल्केनोज कहा जाता है। कैल्डेरा। ये दुनिया के मोस्ट एक्सप्लोजिव वोल्केनोज होते हैं। जब ये इरप्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने के बजाय अपने आप कोलैप्स हो जाते हैं। जो डिप्रेशन बन जाता है उसे कैल्डेरा कहते हैं। इसका मतलब है कि जो मैग्मा चेंबर लावा सप्लाई करता है वो बहुत बड़ा और सरफेस के काफी पास होता है। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। इनमें हाईली फ्लूइड लावा बहुत दूर दूर तक फ्लो करता है।
कई रीजन्स में हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक थिक बसाल्ट लावा फ्लोज मिलते हैं। कई बार एक जगह पर मल्टीपल लावा फ्लोज होती हैं और कुछ फ्लोज की थिकनेस 50 मीटर से भी ज्यादा होती है। इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है, जो महाराष्ट्र प्लेटो के लार्ज पोर्शन को कवर करता है। वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव फॉर्म्स। जब लावा सरफेस पर पहुंचने के बाद या क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है। अगर लावा सरफेस पर ठंडा हो तो उसे वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। अगर लावा क्रस्ट के अंदर ठंडा हो तो उसे प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। क्रस्ट के अंदर जब लावा ठंडा होता है तो वो कई डिफरेंट शेप्स या फॉर्म्स में डेवलप होता है। इन्हें ही हम इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रूसिव फॉर्म्स। बैथोलिथ्स। ये लार्ज डोम्स होते हैं जो क्रस्ट के डीप पार्ट में मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं। ये सरफेस पर तभी दिखते हैं जब उनके ऊपर के लेयर्स इरोजन से हट जाते हैं। ये ग्रेनाइटिक बॉडीज होती हैं और ये मैग्मा चेंबर्स के कूल्ड रिमेन्स होते हैं। लैकोलिथ्स। ये भी डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज होती हैं जिनके बेस फ्लैट होते हैं और नीचे से एक पाइप लाइक कंडुइट से कनेक्टेड होते हैं। ये थोड़ा कॉम्पोजिट वोल्केनो के डोम जैसे दिखते हैं, लेकिन ये अंदर बनते हैं। कर्नाटक प्लेटो में जो ग्रेनाइट के डोमल हिल्स दिखते हैं वो लैकोलिथ्स या बैथोलिथ्स के एग्जाम्पल हैं। लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल्स। कभी कभी जब लावा ऊपर की तरफ जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर लेता है, अगर उससे कोई वीक प्लेन मिल जाए तो। अगर लावा सॉसर शेप में जमता है जिसका मुंह स्काई की तरफ हो तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। अगर लावा का मास वेवी शेप में हो और फोल्डेड इग्नियस रॉक्स के बीच बेस या टॉप में हो तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। अगर लावा नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज में जमता है तो ये सिल्स यानी मोटे डिपॉजिट्स और शीट्स यानी पतली डिपॉजिट्स कहलाते हैं। डाइक्स। जब लावा लैंड के क्रैक्स या फिशर्स के थ्रू ऊपर जाता है तो वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर पोजीशन में जम जाता है। वो एक वॉल लाइक वर्टिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम डाइक कहते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये डाइक्स काफी कॉमन है। यही लावा फीडर्स थे जिन्होंने डेक्कन ट्रैप्स बनाए थे।